जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मूल विधि तुम्हारी जो है वो बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से ख़त्म करा दूँ। उसमें मैं आईपीसी वर्सेस बीएनएस या बीएनएस वर्सेस आईपीसी का सेशन लेके आ रही हूँ। इसमें आपको देखो, छोटा सा करके मैं दिखाऊँ तुम्हें, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी कि आईपीसी क्या है और आईपीसी कैसे कैसे आई थी, बीएनएस कैसे कैसे आई, बीएनएस में तुम्हें कौन कौन सी धाराएं पढ़नी हैं, टॉप 10 चेंजेस क्या है। देखो, पढ़ने को तो तुम 5-5 घंटे की क्लासेस ले रहे हो, उसमें से भी पढ़ रहे हो, पर मेरा सजेशन तुम्हें ये रहेगा कि इसमें बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल क्रिस्प तरीके से कम टाइम वेस्ट करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाते हुए मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें समझा दूंगी। साथ ही साथ इसमें मैं इस तरीके से इस बार लेने वाली हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन है, जो बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो ये पढ़ के जब चला जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो आना होगा इसी में से आ जाएगा। देखो, पढ़ने को तो 511 सेक्शन जो थे वो आईपीसी में थे और 358 सेक्शन अब तुम्हारे बीएनएस में हैं। तो अगर तुम्हारी इतनी वो हो, हिम्मत हो कि तुम सारे के सारे याद कर सको, तो सारे के सारे याद बाद में तुम्हें करवा दिए जाएंगे। वो पूरे के पूरे सेक्शन तुम्हें डले हुए हैं, याद कर लेना, टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं। पर मेरा आपसे कहना ये है कि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, जैसे क्षति पहुंचाना हो गया, महिला संबंधित अपराध मैंने कल करा दिए, ठीक है, उसके बाद एक्सीडेंट वाली धाराएं होंगी, ये मारपीट वाली हो गई, ये आज में मारपीट वाली हो जाएगी मतलब। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उनको हम लोग कवर अप कर लें, एटलीस्ट उन्हें तो याद कर ले, आईपीसी भी बीएनएस भी। कि अगर बाय द चांस ऐसे क्वेश्चन आ गया कि धारा 323 आईपीसी बीएनएस में कौन सी धारा में पूछी गई है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो चकरा जाओगे बेटा, कर नहीं पाओगे फिर। तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी आपको, सारी की सारी चीज़ें मैं ऐसे करा दूंगी। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कल वाली क्लास में कि क्या आईपीसी और बीएनएस दोनों करनी है। तो भाई मेरा मानना ये रहेगा, मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि आप दोनों ही करके चलो। धीरे 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 जब आप लोग करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। बस इनके नोट्स ज़रूर बना लेना, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट्स बनाते जाना, आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है और मैं अब बहुत मुश्किल से बीच बीच में समय निकाल के सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ दे पाऊँ। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो मेरा भी करने का मन नहीं करेगा। अगर हो सके प्लीज़, मैं कभी नहीं कहती हूँ, आज कह रही हूँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में और इन सब चीज़ों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब चलो क्लास को शुरू करते हैं। मैं हट ही जाऊँ तो ज़्यादा फ़ायदे में रहूँगी, क्योंकि फिर तुम मुझे देखते रहोगे। देखो, आज हम बेसिक लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा फालतू फंड की चीज़ें नहीं कि ऐसा था वैसा था ये था वो था। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कैसे कैसे कानून का जो निर्माण हुआ। कानून है क्या? कानून ऐसे नियमों का समूह है जिससे किसी अपराध की परिभाषा और दंड का प्रावधान हो। जैसे पहले के टाइम पे कोई भी अगर कुछ कर देता था तो आँख के बदले आँख वाली चीज़ें थी, कि आँख किसी ने फोड़ दी किसी की तो उसकी भी आँख ले लेंगे, पर अब ऐसा नहीं है। तो कानून वगैरह इसलिए बनाए गए ताकि समाज में एक डिसिप्लिन जो है वो बना रहे। अब कानून की ज़रूरत क्यों थी? मैंने बताया, कानून इसलिए बनाए गए ताकि डिसिप्लिन बना रहे, समाज में अपराध ना बढ़े और सिविल सोसाइटी मतलब एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब आईपीसी क्या है? आईपीसी भैया, आईपीसी में क्या होता है? आईपीसी दंड को परिभाषित करती है कि दंड में क्या क्या मिलेगा। जैसे मतलब 3 साल का दंड मिलेगा, 10 साल का दंड मिलेगा। और सीआरपीसी में ये है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें ये है कि इसमें ये पता चलेगा कि भैया आपको दंड किस प्रकार से दिया जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाएगा कि आपको नॉर्मल वाला जो साधारण कारावास है वो दिया जाएगा, ये आपको सीआरपीसी जो है वो बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो कानून होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? जो कानून है, लॉ जो है, देखो अपराध 2 तरीके के होते हैं और लॉ 2 तरीके के होते हैं। पर बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सिविल लॉ और वो जो सिविल लॉ और संज्ञेय अपराध, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, लॉ आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं दीवानी मामले, एक होते हैं आपराधिक मामले। अब इनमें अंतर ये होता है, दीवानी मामले जो होते हैं इनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। मतलब ऐसे है जैसे तलाक हो गया, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो अगर कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी तो उसकी वो जो पर्टिकुलर ज़मीन है वो उसे मिल जाएगी। पर जो आपके क्रिमिनल लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज ऐसे होते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे हत्या, अब किसी ने किसी को मार ही दिया तो क्या तुम इसकी क्षतिपूर्ति करोगे? कोई क्षतिपूर्ति नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो क्रिमिनल लॉज, सिविल मामले
और दीवानी मामले। जिन बच्चों ने मेरी पॉलिटी वाली क्लास ली है उनको बहुत अच्छे से डिफरेंस पता है। आप सभी लोग, जिस बच्चे ने अब ली होगी उसको पता होगा कि ये कौन सा वाला सेशन में देखा जाता है, मतलब कौन से कोर्ट में इसको देखा जाता है और इनको कौन से कोर्ट में देखा जाता है। ज़रा आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में अवगत कराने का कष्ट करें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो मुझे भी ज़्यादा चलाना वलाना नहीं आता है। ये स्टेटमेंट दी हुई है ऑस्टन ने, ये लिख लेना, ये मेरे ही नोट्स हैं, ठीक है, पुराने नोट्स हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं इनको, पर हाँ ये है कि ये आज भी उतना ही काम करेंगे। और जो अपडेटेड नोट्स हैं वो मैंने देखो इसमें डाल ही दिए हैं, जो बिल्कुल अपडेट वाले हैं। ये आज ये अपडेट वाले हैं, मतलब आज के ही नोट समझ लो तुम इन्हें, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब हम समझते हैं अपराध क्या है। अपराध वह है जिससे समाज को क्षति पहुंच सकती है। जैसे मान लो किसी ने किसी का पर्स चोरी कर लिया, किसी ने किसी की हत्या कर दिया, किसी ने किसी को छेड़ दिया, ये सारे के सारे अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है? सबसे पहले तो मानव का होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी इंसान का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भैंस ने किसी की मृत्यु कर दी या भैंस की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भैंस को हम जेल कर देंगे कि चल तुझे जेल में भेजें, नहीं, भैंस को हम जेल नहीं भेज सकते। तो अपराध करने के लिए मानव का होना आवश्यक है। मानव होने के बाद उसके दिमाग में खुरापात का होना आवश्यक है, यानी कि दुराशय का होना आवश्यक है। उसका मन में जब आपराधिक मनोवृत्ति होगी, इंटेंशन उसकी बेकार होगी, तभी तो वो कोई अपराध करने की सोचेगा। योजना का कार्यान्वयन, मतलब उसने सोचा कि ए ने सोचा मैं बी के घर में चोरी करूँगा, बी सो जाएगा 12 बजे बात करके बाबू से, ठीक है, तो मैं जाऊँगा 1 बजे, योजना बनाई, 3 बजे तक निकल के आ जाऊँगा, सारे कपड़े वपड़े पैसे वैसे ज्वेलरी वगैरह सब कुछ लेके। तो ये क्या है? योजना का कार्यान्वयन है। और क्षति, नुकसान तो पहुँचा ही दिया ना, उसके पैसे वैसे लेके भाग गया। तो 4 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले मानव का होना ज़रूरी है, दुराशय का होना ज़रूरी है, बेकार इंटेंशन का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ योजना का कार्यान्वयन उसने किस तरीके से किया है, और क्षति, कोई ना कोई उसने नुकसान पहुँचाया हो, ठीक है। मनोवृत्ति को मेंसरिया कहते हैं और कार्यान्वयन को एक्टसरिया कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ये कोई ऐसे पूछा नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। उसके बाद हम चलते हैं अपराध के प्रकार। देखो अपराध के प्रकार अलग चीज़ है और लॉ अलग चीज़ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो अपराध 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ये गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है। इसमें 7 साल से कम की सज़ा होती है, ये ज़्यादा गलत लिखा हुआ है, इसमें 7 साल से जो है कम की सज़ा होती है, ये गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है। इसमें 3 वर्ष से अधिक की सज़ा, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली जब बात करते हैं ना थाने पे, तो इसमें ऐसा होता है जैसे हत्या कर दी किसी ने किसी की। अब इसमें क्या होता है? वारंट नहीं मांगा जाता, मतलब वारंट, अगर जैसे पुलिस किसी के घर पे गई और पुलिस ने उसे उठा लिया, एक पर्टिकुलर ए बंदे को उठा लिया कि तूने बी की हत्या करी है, चाहे मुझे इस पे शक ही है, मैं इसे उठा सकती हूँ अगर मुकदमा लिखा हुआ है तो। आ रही है बात समझ में? मतलब ये गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, ठीक है, चोरी हो गया, बैंक में चोरी कर दी किसी ने, ज़्यादा लंबी चोरी। बैंक की चोरी को तो खैर 2 करोड़ वगैरह मतलब ज़्यादा अमाउंट होती है डकैती में डिसाइडेड, तो उसको लूट कहा जाता है, डकैती कहा जाता है, ठीक है, कि डकैती डाल दी। अगर डकैती में देखो लूट क्या है, लूट में क्या दिक्कत है कि 5 से कम होंगे व्यक्ति, और डकैती जो है डकैती में 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तभी उसको डकैती कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम आते हैं असंज्ञेय अपराध पे। असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? वैसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं हो, जैसे मारपीट कर दी, ए ने बी को पीट दिया, ए ने बी को पीट गिरा, अभी हम पीटने वाली उदाहरण भी करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें वारंट जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मजिस्ट्रेट के सामने उसको मजिस्ट्रेट के सामने वो कर सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं, या फिर एक 35(3) का नोटिस होता है जिसको 41A CRPC का नोटिस कहते हैं। 41A CRPC का नोटिस जो अब किस में चेंज हो चुका है, 35(3) BNSS में चेंज हो चुका है। इस पर साइन करवा लेते हैं कि हम तुझे अपने यहाँ से छोड़ रहे हैं। अब देखो ये है दरोगा की पावर। अब यहाँ से दरोगा की पावर है, दरोगा चाहे तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है। दरोगा चाहे, जैसे ए ने बी को पीट दिया, ए ने बी को पीट गिरा, तो दरोगा चाहे तो उससे 35(3) का नोटिस साइन करा ले कि चल तुझे यहीं से छोड़ रहा हूँ, या फिर दरोगा चाहे तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रस्तुत कर सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो रिमांड दे, ना चाहे तो रिमांड ना देवे, ठीक है। ये दरोगा की पावर है। दरोगा की पावर है, अगर 7 साल से कम की सज़ा है, 7 साल से कम की सज़ा है तो दरोगा अपने बिहाफ पे छोड़ सकता है, अपने ऊपर छोड़ सकता है दरोगा। ये तुम्हारी पावर है। आगे बात समझ में?
चलो तुम्हें मज़ा भी आता रहेगा। आईपीसी के अंदर दंड विधान है, दंड की परिभाषा, सजा का प्रावधान है, और सीआरपीसी के अंदर दंड की प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, दंड की प्रोसेस बताई गई है। आईपीसी के अंदर कितनी धारा है भैया? आईपीसी के अंदर है 23 अध्याय 511 धारा, और अब कितनी है? 20, मतलब बीएनएस जो आई है उसमें 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएं हैं। अभी आगे आएगा, पढ़ते हैं उसमें। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा था इसमें? सबसे बड़ा अध्याय था 17वां। ठीक है, और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 23वां। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, असंज्ञेय अपराध को बता दिया मैंने। असंज्ञेय अपराध को जमानती अपराध भी कहते हैं, मतलब तुम भी अपनी तरफ से जमानत दे सकते हो। ठीक है, संज्ञेय अपराध को गैर जमानती अपराध भी कहते हैं। अब देखो, प्रथम विधि आयोग कब आया था? प्रथम विधि आयोग आया था 1834 में। ठीक है, और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग आया था। 1834 में इसकी स्थापना हो गई थी। 1833 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। देखो ये ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लिख के रखो, और इन्हें डेली देखते रहना। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस डेली देखना है, इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? बैडमिंटन मैकाले, 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 मैकाले। ठीक है, मैकाले ने करवाई थी। ठीक है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ के सदस्य थे, इसी को ही अध्यक्ष बना दिया था, मतलब प्रेसिडेंट बना दिया था लॉ कमीशन का। ठीक है, मैकाले को। स्वतंत्रता के पश्चात पहला विधि आयोग का जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था। एमसी सीतलवड़ उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले वाले के अध्यक्ष कौन था? मैकाले। दूसरे वाले का था सीतलवड़। ठीक है, उसके बाद 22वां विधि आयोग आता है। अब जो है, सॉरी, अब जो है 23वां चल रहा है। अब तो इसको तेज कर लेना, फिलहाल में 23वां चल रहा है, 23वां विधि आयोग चल रहा है। ठीक है, इसका गठन फरवरी 2020 में हुआ था। अब 21वां जो विधि आयोग है वो 2018 में समाप्त हो गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो बलबीर सिंह चौहान थे। आईपीसी का बिल ब्रिटिश संसद में 6 अक्टूबर 1860 में पेश किया जाता है। ठीक है, और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लिख लो बस। आईपीसी का दूसरा नाम क्या है? ताज-इरात ए हिंद। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, 2017 की किसी एक शिफ्ट में आया हुआ था। ताज-इरात ए हिंद आईपीसी का दूसरा नाम है। आईपीसी जो है वो 1 जनवरी 1862 में पूरे भारत में लागू हो गई थी, और इसका तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि ये कब लागू हुई है। ठीक है, 2023 में तो हुई है, पर 1 जुलाई को हुई है, या 1 जनवरी को हुई है, या 1 अगस्त को हुई है, ये आप लोग मुझे बताओगे। उसके बाद आगे चलते हैं। ये तो आरपीसी, पहले दंड प्रक्रिया संहिता थी, आरपीसी थे। रणबीर पीनल कोड थी, हाँ, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में थी रणबीर आरपीसी। अब तो जम्मू कश्मीर अपना ही हो गया। कौन से सेक्शन के थ्रू हुआ ये भी बताना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता रही हूँ बस। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना इसमें। आईपीसी में कुल कितने अध्याय? 23। धाराएं कितनी? 511। बीएनएस में कितने अध्याय? 20। धाराएं कितनी? 358। हो गया याद? ठोको ताली। चलते हैं आगे। अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चेंजेस जो इसके अंदर लाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चेंजेस। देखो मैंने बता दिया, आईपीसी 1860 में और बीएनएस 2023 में, और आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि जो बीएनएस है वो 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है। ठीक है, कर दिया होगा तुम लोगों ने कमेंट, मुझे पता है तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो। अब 10 चेंजेस, टॉप 10 चेंजेस, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसमें से पक्का 100% क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी चीज़ पहले आईपीसी में तो थी पर अब बीएनएस में नहीं है, या अब बीएनएस में जोड़ी गई है। ये चीज़ मैं अब आप लोगों को बताऊंगी। इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बना लियो। ठीक है बालको, सुनो। मॉब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट आ गई है अब बीएनएस में, पहले आईपीसी में नहीं थी। मॉब लिंचिंग क्या होती है? भीड़ के द्वारा हिंसा। ठीक है, ये जो तुम जाके धरने पे बैठते हो ना, धरना पे बैठ जाना ये, और उसके बाद वहाँ पे मारपीट करना या किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना, दैट इज़ कॉल्ड मॉब लिंचिंग। ठीक है, भीड़ के द्वारा हिंसा किया जाना। ये पहले आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में अब आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, ये बीएनएस की सेक्शन 111 में है। या जैसे हो गया ऑर्गेनाइज्ड अपराध, संगठित अपराध बड़े अपराध होते हैं, जैसे मतलब शराब की तस्करी। ठीक है, शराब की तस्करी, जैसे आपका हो गया मानव तस्करी। ठीक है, लड़की वगैरह जो इधर से उधर भेज देते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं। शराब जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, इसको कहते हैं संगठित अपराध। ये पहले इसमें नहीं था,
अब इसमें है, ये किस में आया, बीएनएस के सेक्शन 111 में। आगे चलते हैं, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्षुद्र संगठित अपराध, जेब कतरी, जैसे मान लो जेब कतरी, ठीक है, मतलब जेब कतरी में ही पता है 2-3 लोग होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पे वैष्णो देवी माता पे मंदिर पे एक बार हमने चोटी पकड़ी, तो जो चोटी पकड़ ली हमने, वो एक आधी नहीं थी, वो कम से कम 4-5 लोग थे, 4-5 लोगों का ग्रुप था। वो ऐसे देखती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे ए नाम के बंदे को उन्होंने चूज़ कर लिया। अब ऐसा करेंगे, देखो तुम्हें ढंग से समझाती हूँ, पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है, ए नाम के बंदे को वो कर लिया, पकड़ लिया कि इसके साथ हमें चोरी करनी है, तो एक इधर घूमेगा, एक इधर घूमेगा, एक इधर घूमेगा, एक इधर घूमेगा, और वो इसको सूचना देता रहेगा फ़ोन के थ्रू या कैसे भी इसको सूचना देता रहेगा, और धीरे से अपराध कारित करके और ये इंगे तिंगे को हो जाएंगे। ऐसा इसको कहते हैं पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। जेब कतरी, दुकानों से सामान वगैरह चुराना, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। अब हम एक और बात करें, सामुदायिक सेवा भी पनिशमेंट के रूप में आ गई है। अब पहले नहीं थी, आईपीसी में नहीं थी, अब बीएनएस में आ गई है। क्या आ गई है, सामुदायिक सेवा, ठीक है। और एक और बात, टेररिस्ट एक्ट, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी लिख लो, ये 100% तुम्हें किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बीएनएस 113, पहले आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, उस समय पे ऐसी कोई चीज़ें होती भी नहीं थी। अब आतंकवादी के लिए, मतलब आतंकवादियों के लिए एक अलग से टेररिस्ट एक्ट बन गया है, वो आता है बीएनएस की 113 वाली धारा में। हो गया याद। अब एक और चीज़ जो आगे, छठी चीज़ जो है, हिट एंड रन की पनिशमेंट बन गई। जैसे पहले ट्रक वाले क्या करते थे, किसी आदमी के टक्कर मारी, एक्स के टक्कर मारी और भग गए, ठीक है, ढूंढते रहो इन्हें किसने मारी, क्या मारी। तो अब अगर पता चल गया तो हिट एंड रन की धारा बढ़ जाएगी। कौन बढ़ाएगा धारा, दरोगा बाबू, ठीक है। राजद्रोह हटाकर सिंपल प्रोविजन कर दिया, पहले राजद्रोह आईपीसी में था, अब इसका सिंपल प्रोविजन कर दिया, मतलब इस सिमिलर लेके आ गए हैं, इसी के जैसा, वो नहीं है, ठीक है, राजद्रोह नहीं है। फेक करेंसी को रखना, पहले फेक करेंसी को रखना अपराध था, मतलब आईपीसी में फेक करेंसी को रखना अपराध था, अब नहीं है, ठीक है। चोरी डेफ्ट की परिभाषा को बढ़ाया गया। जैसे मान लो किसी ने पहले कैसी चोरी होती थी भाई, किसी के घर में जाके चोरी कर ली, किसी का सामान चुरा लिया, संगठित अपराध कर लिया, चोरी फोरी वैसे कहीं जाके कर ली। अब क्या करते हैं, अब तो डाटा वगैरह भी चोरी करना भी इसके अंतर्गत आ गया है। आ रही है बात समझ में। तो चोरी की परिभाषा को बढ़ा दिया गया है आईपीसी से बीएनएस में। स्नैचिंग, झपटमारी पहले भी थी, पर अब इसको सेपरेट ऑफेंस में कर दिया है। पहले झपटमारी को ना चोरी में कर देते थे, मतलब जो धारा 369 है आईपीसी की, उसमें कर देते थे, अब अलग से हो गया है झपटमारी, ठीक है भैया। अब हम आते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशंस पे। जैसे मारपीट वाली धारा पढ़ लेते हैं। देखो तुम्हें ना मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल महिला वाली पढ़ा दी, महिला संबंधित जितने भी अपराध है उसको जाके देख लेना, उसके नोट्स बना लेना। अब हम ये कर रहे हैं मारपीट वाली, कल हम कर लेंगे एक्सीडेंट वाली, ठीक है। एक्सीडेंट की जितनी भी धाराएं होती हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड, उन सारी धाराओं को कवर कर लेंगे। मैं तुम्हें ना टॉप बीएनएस के मतलब 7 से 8 वीडियोज़ में बीएनएस खत्म करवा दूंगी 10-15 मिनट में, ठीक है। अब देखो धारा 114, इधर बीएनएस लिखा हुआ है भैया, इधर आईपीसी लिखा हुआ है। धारा 114 उपति, उपति का मतलब होता है चोट पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या शिथिलता पहुंचाना। 114 धारा 114 के अंतर्गत आता है, इसको कहते हैं उपति, ठीक है। कानूनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं उपति। अब 115(2) में स्वेच्छया उपति कारित करना, मतलब सिंपल हट। ए ने बी को मार दिया रैपट, तो बी कह रहा मेरे रैपट कैसे मारा तूने, बी ने कहा मेरे रैपट कैसे मारा, तो ए ने कौन सा अपराध किया, 115(1) का अपराध कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है, धारा 321 का अपराध करा है। 115(2) इसका दंड, मतलब ए ने जो बी को रैपट मारा है तो इसका दंड इसी के अंदर है, ठीक है। कितना दंड है इसका, कुछ नहीं है इसका दंड, 6 महीने से भी कम की सजा है। कोई किसी को रैपट मार सकता है, मतलब समझ रहे हो। अब धारा 116 में क्या है, घोर उपति। घोर उपति का मतलब अब उसने रैपट तो मारा, ए ने बी को रैपट तो मारा, पर उठा के ईंट भी फेंक के मार दी और डंडे से भी पीट गिरा, तो इसके चोट लग गई, बी के मुंह पे चोट लग गई, बी के ऐसे चोट लग गई, बी का मुंह बिल्कुल लाल हुआ पड़ा, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहेंगे घोर उपति, ग्रीवियस इंजरी, मतलब ज़्यादा चोट मारना, ठीक है। ग्रीवियस इंजरी, बड़ी चोट मार देना। ये किस में था, धारा 320 में था, ठीक है, आईपीसी के। धारा 117 में क्या, स्वेच्छा घोर उपति कारित करना। जैसे किसी पहने धारदार हथियार से, मान लो उसके पीछे लेके भागा, ये क्या बन रहा है, डंडा ही लेके भाग गया, चलो उसके पीछे, ए बी के पीछे डंडा लेके भागा, तो उसने पहले कौन सा अपराध कारित करता था, धारा 322 का आईपीसी का, पर अब कौन सा अपराध कारित करता है, 117 का, ठीक है। उसके बाद ये भी ग्रीवियस इंजरी में ही आता है, घोर उपति में ही आता है ये वाला भी, ठीक है, ये इसी के सेक्शन है।
धारा 118 में क्या है, डेडली वेपन्स के साथ मारना। डेडली वेपन्स क्या होते हैं, जैसे मान लो डंडा हो गया, बहुत मोटा डंडा, उसकी खोपड़ी में मार दिया, बी की खोपड़ी पे मार दिया, बी का कपाल फूट गया। तो जब बी का कपाल फूट गया बिल्कुल, तो स्वेच्छा घोर उपति कारित कर रहा है ना, मतलब अपने मन से घोर उपति, किसी को उपति, उपति मतलब चोट पहुंचाने के आशय से उसको मारना। ठीक है, तो डेडली वेपन्स के साथ अगर मारता है तो क्या हो जाएगा, धारा 118। ये ऐसे 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 करके लिखा हुआ है ना, दो डंडे आपस में बजे, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, दो डंडे आपस में बजे। अब धारा 124(1) और 124(2), अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपति कारित करना। ये 124(1), 124(2), ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना। ये किस में आएगा, 124(1), 124(2) में BNS की, और यहाँ पे किस में आता था, 326A और 326B में। देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है भैया। ये तुम्हारा धारा 325 थी ना जो पहले, इससे क्या होता है, जैसे मान लो किसी का जो एक्सरे आया, जब तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, थाने पे आ गए, एक्सरे में किसी की हड्डी टूटी हुई दिख गई, इसका मतलब 325 लगेगी उस पर। जनरली जो धाराएं लिखी जाती है वो लिखी जाती है 323 पे, धारा 323 पे लिखी जाती थी पहले, IPC की बता रही हूँ मैं तुम्हें। पर अब अगर उसकी हड्डी टूट गई, एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है, मान लो सर की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, कहीं की भी हड्डी टूट गई, तो हड्डी टूटने का मतलब है 325 बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आ रही बात समझ में, मैं तुम्हें सत दरोगा भी बना रही हूँ। अब ये तुम्हारा खत्म हो गया मारपीट वाला, कल हम करेंगे एक्सीडेंट वाला सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, बाय बाय।